नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी बुक 1380 प्रैक्टिस सेट सीरीज का जो है मेरा छठा वीडियो है। इसमें दोस्तों हम 1380 वो प्रैक्टिस सेट हैं जो 1992 से लेकर 2023 तक पूछे हुए प्रश्न हैं, जो बार बार रेलवे में पूछे हुए प्रश्न हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियो का। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज मात्रक है किसका? हर्ट्ज जो मात्रक है वो आवृत्ति का। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर? हर्ट्ज किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का। अब हम बात आती है कि फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं या फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। इन चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। तो परिभाषा इसका होता है आवृत्ति कि किसी निश्चित समय क्लियर की प्रति इकाई में दोहराई जाने वाली घटना की कुल संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। क्लियर? फ्रीक्वेंसी। फिर से एक बार परिभाषा, किसी निश्चित समय की प्रति इकाई में दोहराई जाने वाली घटना की कुल संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम फार्मूले के माध्यम से समझते हैं कि फार्मूला इसका होता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t। अब इसको परिभाषित करते हैं कि t सेकेंड में एक चक्र पूरा करने का समय, एक चक्र पूरा करने का समय क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। इसको हम EHZ से भी परिभाषित करते हैं। क्लियर? दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। F बराबर होता है 1/t। इसको परिभाषित करते हैं कि t सेकेंड में एक चक्र पूरा करने का जो समय होता है वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला और होता है। कौन सा होता है वो? F बराबर v/λ। तो v यहाँ क्या है? v जो है आपका वेव है। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी का सेकंड फार्मूला है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया होगा कि हर्ट्ज मात्रक है किसका? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को। इसको हम EHZ से भी परिभाषित करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किस तापमान पर सेंटीग्रेड, इसको हम दर्शाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? किस तापमान पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो किस तापमान में? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे -40 डिग्री पे जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ बात आती है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड निकालने का फार्मूला क्या है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड
गुना 9/5 प्लस 32। ये हमारा जो है फ़ारेनहाइट निकालने का सूत्र हो गया। क्लियर। अब हम डिग्री सेंटीग्रेड के लिए क्या करेंगे, इसको इस साइड कर देंगे और इस फ़ारेनहाइट को इधर ला देंगे, तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड निकालने का। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट हम यहाँ निकाल सकते हैं। क्लियर। एक बार हम डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला देख लेते हैं। सेंटीग्रेड तो C बराबर डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F-32 कोष्टक गुना ये 9/5 उलट जाएगा तो ये 5/9 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। या तो एक फार्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F-32, एक कोष्टक ले लेंगे 5/9। क्लियर। दोबारा हमने क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है DNA के मूल मात्रक हैं। DNA के मूल मात्रक हैं। तो दोस्तों पहले बात तो हम DNA का फुल फॉर्म जानेंगे। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो DNA कहाँ पाए जाते हैं? तो DNA जो होते हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं कोशिकाओं के नाभिक में। DNA जो है ज़्यादातर कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाते हैं। तो यह कैसे DNA कैसा पदार्थ है? DNA जो है आनुवांशिक पदार्थ। क्लियर। DNA से हमने इसने इतना क्वेश्चन बना लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि DNA के मूल मात्रक क्या है? तो DNA का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। DNA का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड। DNA का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाते हैं। कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ। क्लियर। आगे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट है RRB भुवनेश्वर 19/11/2000 का ये पेपर है, जिसमें पहला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है या विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल हम जो है संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी या फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए होता है? रेल पटरी पर जोड़ पट्टी या उसे हम बोलते हैं फिश प्लेट्स प्रयोग किसके लिए होता है? तो होता है दो पटरियों को जोड़ने के लिए। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी या फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जो है जोड़ने के लिए होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो जो है भौतिक शास्त्र के लिए, जो कि 1930 में दिया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? समुद्री मील जो होती है किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवाहनों की इकाई है। क्लियर। समुद्री मील नौवाहन की इकाई है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। क्लियर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। अब दोस्तों यहीं पे हम देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण, कणों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कणों के बीच लगने वाले आकर्षण को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्लियर। कणों के बीच लगने वाले आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न जो बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण से जो उत्पन्न बल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर। गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हों तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर। अब फार्मूला क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का, उसे हम F से दर्शाते हैं। यह बराबर हो जाएगा G(m1 m2 by r²). क्लियर। ये फार्मूला हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान या G का मान, क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है, G का मान कहाँ शून्य होता है? G का मान कहाँ पर शून्य होता है? तो कहाँ पे शून्य होता है? ध्रुवों पे जो है G का मान शून्य होता है। दोस्तों इस टॉपिक से हमने कितना क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा G का मान कितना होता है? तो G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये G का मान हो गया। अब यहीं पे एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर। अब किलोमीटर में पूछ लेगा तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सेंटीमीटर में यदि पूछ लेगा तो 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट है RRB चेन्नई 3/12/2000 का पेपर है। तो इसमें पहला प्रश्न है, फ्रायड का संबंध है किससे? सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से। इस तरह आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम को जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे अगला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी 7 जनवरी 2001 के पेपर में आया हुआ ये प्रश्न है आरआरबी गुवाहाटी। इसमें पहला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी जो है ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो क्या हो जाए? चंद्र ग्रहण। एक इसी में और क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण लगता है कब? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। क्लियर? ये दोनों प्रश्न, एक प्रश्न तो जरूर ही पूछा जाता है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है रेलवे एग्जाम में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों को अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल जो है अन्य रंगों की अपेक्षा जो है नीले रंग को जो है अधिक बिखेरता है। क्लियर? अगला प्रश्न है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे लंबा होता है। यातायात बत्ती में जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है, इस वजह से। क्लियर? अगला प्रश्न है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना कैसी प्रक्रिया है? किस क्रिया के कारण जो है लैंप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण जो है बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। अब केशिकत्व का मतलब हो गया कि केश नली में तेल का जो है ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। केश नली द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व। क्लियर? तो क्वेश्चन है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकत्व क्रिया। अगला प्रश्न है आरआरबी भुवनेश्वर 14 जनवरी 2001 का ये पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी इसमें बोलते हैं, किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी मिट्टी या मृदा का अध्ययन है। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर रेलवे में पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? उसकी जो है मिट्टी या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। इसी तरह पूछ लेगा कि
फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फूलों का अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। क्लियर? एक एक नोट करते चलिए। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब सॉरी, ये फलों का अध्ययन था, सॉरी, ये फलों का अध्ययन है। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। क्लियर? अब होता है फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। करेक्ट कर लीजिएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। आगे चलते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्लियर? अब वृक्षों का अध्ययन, इसी तरह वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। क्लियर? अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। 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 कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब अगला है सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। अब आ जाता है खगोलीय पिंडों जो ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। इसको आप नोट डाउन करते चलिए, क्वेश्चन फिक्स है इसमें से। इसमें मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इच्थियोलॉजी। इच्थियोलॉजी। क्लियर? आगे चलते हैं। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पंछियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी। क्लियर? तो दोस्तों ये हमने इम्पॉर्टेंट अध्ययन और उस अध्ययन को क्या कहते हैं हमने यहाँ क्लियर कर दिया। तो आप एक एक चीज़ को नोट कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके आप एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें से। आगे चलते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के व्यंजक प्राप्त होता है। किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल। अब आती है दोस्तों न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने 3 नियम दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। पहला नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। पहले नियम में हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्लियर? दूसरे नियम को जो हम द्रव्यमान और त्वरण
का नियम कहते हैं। क्लियर। तीसरा नियम जो हो गया क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ये 3 नियम है न्यूटन के। तो यहाँ न्यूटन का जो है कितने नियम है? 3 नियम। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले नियम में क्या है? पहला नियम जो है जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम। क्लियर। दूसरे नियम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान और त्वरण का नियम। तीसरा नियम क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। दोस्तों इसको हम 60 में देख रहे हैं। जड़त्व के नियम में यह है, जब कोई वस्तु स्थित है तो उस पर बाहरी बल जब तक लगाया नहीं जाएगा तब तक वो वस्तु अपनी विरामावस्था से वो गतिवस्था में नहीं होगी। तो ये जड़त्व का नियम हो गया। द्रव्यमान सेकंड नियम है, इसमें यह बराबर m में। थर्ड नियम में जैसे क्रिकेट में हम बॉल को जो बैट से बॉल को मारते हैं तो बॉल का बैट पे लगना और बैट से जो है बॉल का लगना एक हो गया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। तो अब हम इसके फार्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट नियम में फार्मूला है v बराबर u प्लस at। सेकेंड नियम में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है और m बराबर m में, जिसको हम द्रव्यमान और त्वरण का नियम भी कहते हैं सेकेंड लॉ में। थर्ड में हो गया वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर जगत में बृहद क्षुद्रम सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? बृहद मतलब बड़ा, तो बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। क्षुद्रम मतलब छोटा, तो बुध ग्रह है। और चमकीला ग्रह वो शुक्र ग्रह है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शुक्र, चमकीला ग्रह। क्लियर। अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण यकृत का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन में प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।